इस नया लेक्चर शुरू करते हैं और पूरा कोर्स करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। आज नया दिन है, नई शुरुआत करो और 10 दिन का टारगेट रखो। 10 दिन में कंप्लीट कोर्स बीएससी का रिवीजन करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो आओ शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड देखो क्यों बनते हैं। आयनिक बॉन्ड क्यों बनते हैं, कारण होता है ये प्रोसेस होता है, रेडॉक्स प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक होता है। बहुत ही ज़्यादा है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें याद रखो। आयनिक बॉन्ड बनता है, वो प्रोसेस होता है रेडॉक्स और एक्सोथर्मिक। लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, इनकी क्रिया अगर हैलाइड्स के साथ जोड़ोगे तो इनके हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, लेकिन फ्लोराइड इनके साथ जुड़ेगा तो वो आयनिक बनाएगा। ठीक है, कैसे देखो, लिथियम फ्लोराइड ये होता है आयनिक। सिमिलरली MgF2 ये भी आयनिक होता है। बाकी सारे जो हैलाइड होंगे वो हमेशा ही कोवेलेंट नेचर के होंगे। और बेरिलियम के साथ इसके सारे के सारे हैलाइड होते हैं वो हमेशा ही कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखो। ओवरलैपिंग होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी या लेवल, पूछ लो एनर्जी लेवल हो गया है, याद रखो। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल 2p और 2p और 3p और 3p, 4p और 4p, इनमें अगर ओवरलैपिंग करवाई जाए तो स्टेबल कौन होगा, किसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। तो एनर्जी लेवल हमें पता है n+l से या फिर n से एनर्जी लेवल को पता करो, तो इस सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी, तो ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा इसमें होगी, ये ऑर्डर चलेगा। सेम वैसे ही 1s और 2p में देखा जाए ओवरलैपिंग करवाई जाए और 1s और 5p में ओवरलैपिंग करवाई जाए तो एनर्जी लेवल का गैप इन दोनों में कम होगा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है और 2 है। तो ओवरलैपिंग अच्छी किस में होगी, इनमें होगी। ये याद रखो, कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। स्टार लगाओ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बॉन्ड होता है, 5 बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड कौन नहीं बनाता है, DZ² होता है, ये डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता है, बाकी बनाते हैं। याद रखो, DZ² डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता है। कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड बोला जाता है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ए से शुरू होता है तो एसिड होता है, ये हो गया लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेविस एसिड होता है, और जो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो बेस होता है, लेविस बेस होता है। एसिड से एक्सेप्टर, याद रखो। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ये होता है, बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये इससे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे NH3 है, इसमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर हो गया। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर हो गया है। तो एक लोन पेयर हो गया प्लस सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 3 हो गया, तो कितना हो गया 4। 4 का क्या हो जाएगा, sp3। ये एवरेज से निकाला जाता है। और एक बेंजाइन होता है, इसमें sp2 ये दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पाई बॉन्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजाइन, इसका फॉर्मूला था 6,6H4। आगे है VSEPR थ्योरी होती है, इसका मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसका मेनली यूज होता है बॉन्ड एंगल देखने के लिए।
ठीक है। इसमें 3 केस है, हम देखते हैं। पहली कंडीशन है कि मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है सेम, ठीक है, और साइड एटम जैसे N H और H, ये साइड एटम है और ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो साइड एटम भी सेम है, ठीक है, और लोन पेयर है सेंट्रल एटम पर, वो नहीं है, लोन पेयर नहीं है, याद रखो, ठीक है। यहाँ पर एब्सेंट है ऑन सेंट्रल एटम, याद रखना, साइड वाले पर नहीं है, सेंट्रल एटम पर। तो इन सबको मिलाओगे तो उन सब का बॉन्ड एंगल भी सेम ही आएगा। ये इम्पोर्टेंट है। पहला केस है वेस्पर थ्योरी का। दूसरा केस है कि सेंट्रल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा केस है सेंट्रल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट है, याद रखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें कन्फ्यूज़न मत होना सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा ही सेंट्रल एटम का ही निकलता है, साइड वाला मत देखना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हो एग्जांपल के लिए, मान लो पूछा जाए BF3 BCl3 BBr3 और BI3, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 आएगा, ठीक है। सेंट्रल एटम है, बोरॉन है, इस पर लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इन सब का सेम आएगा। देख सकते हो यहाँ पर बॉन्ड एंगल सेम आएगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार कॉन्सेप्ट है। आगे है बेंड्स रूल। ये बेंड्स रूल होता है। बेंड्स रूल क्या बोलता है, ये एस करेक्टर यानी कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, एस इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बारे में बात करता है। इसके हिसाब से जो सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो सबसे ज़्यादा एस करेक्टर रखना चाहता है अपने पास। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव, ये सबसे कम रखेगा। उसके बाद लोन पेयर कम रखेगा। उसके बाद कौन रखेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम रखेगा। तो ये ऑर्डर होता है बेंड्स रूल में, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, वो सबसे कम एस इलेक्ट्रॉन रखेगा, उसके बाद लोन पे रखेगा, और सबसे ज़्यादा एस करेक्टर कौन रखेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो सबसे कम रखेगा। और इसके एक और भी आता है, यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड मान लो, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। ये पहले नंबर पर, फिर दूसरे तीसरे नंबर मल्टीपल, चौथे नंबर पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के चलो, ये ऑर्डर होता है। तो पूछा जाए सबसे ज़्यादा एस परसेंटेज कौन रखेगा, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्वेश्चन में देख लो, ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन, ये Br, ये क्लोरीन है, ये X, ये Y और ये Z है। तो सबसे ज़्यादा एस परसेंटेज कौन रखेगा, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फिर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा एस परसेंटेज किसके पास होगा, Z के पास होगा। उसके बाद Y के बाद, उसके बाद X के पास होगा। ये परसेंटेज ऑफ X करेक्टर है। जिसके पास परसेंटेज ऑफ X करेक्टर कम है, उसके पास उतने ही ज़्यादा P परसेंटेज होगा, यानी कि S परसेंटेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P परसेंटेज। ये याद रखो, कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इम्पोर्टेंट है। और जिसके पास एस परसेंटेज ज़्यादा होता है, यानी कि न्यूक्लियर के पास होता है, तो वो बॉन्ड जो लेंथ होती है वो कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, याद रखने की बात है। तो बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड जो ऑर्डर होगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जिसके पास करेक्टर या परसेंटेज ऑफ एस ज़्यादा है, उसकी बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बस ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम होती है। और जो परसेंटेज ऑफ एक्स करेक्टर किस में ज़्यादा था, एक्स एक्सिस पर, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पर, उसके बाद जेड एक्सिस पर। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, याद रखो। परसेंटेज ऑफ
एक्स करेक्टर कहाँ पर सबसे ज़्यादा, एक्स में, फिर वाई में, फिर होता है जेड में। और फिर मान लो जिसके पास एक्स एक्सिस पर होगा वो एक्स करेक्टर होगा ज़्यादा हो गया, एक्स करेक्टर ज़्यादा होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर होती है उसकी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड जो लेंथ होती है वो हो जाएगी कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है बहुत ही शानदार है, याद रखो। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, मान लो P ये Cl है, ये Cl है, ये F है, ये F और ये F, ठीक है। ये एक्स एक्सिस मान लो और ये है वाई। तो बॉन्ड लेंथ इन दोनों में देखो PCl और PF, इनमें बॉन्ड लेंथ किनकी ज़्यादा होगी, परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर हमें पता है एक्स में ज़्यादा होंगे। एक्स में ज़्यादा होने पर एक्स का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम है और वाई की ज़्यादा है, यानी कि PL की जो बॉन्ड लेंथ है, PCl की बॉन्ड लेंथ होगी वो PF से ज़्यादा होगी, ये याद रखो। और अगर क्वेश्चन आ जाए P ये F ये F ये Cl ये Cl और ये F, ये X ये Y और Z, और Y और Z में पूछनी है तो दोनों के बॉन्ड क्या है, PF इसमें भी है और इसमें भी PF है, यानी कि एटम तो दोनों में सेम है, ठीक है। ये Y एक्सिस पर है, ये Z एक्सिस पर है। हमने S करेक्टर बताया है कि सबसे ज़्यादा होता है X पर, फिर होता है Y पर, फिर होता है Z पर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ X करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, Y की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, Z की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का, ये बॉन्ड लेंथ का है। तो बॉन्ड ऑर्डर का पूछा जाए तो Y ज़्यादा हो जाएगा Z से, ये बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो। और अगर ये देख लिया बोल दिया जाए, एक तो इक्वेटर होता है, एक होता है एक्सियल होता है, ठीक है। इक्वेटर और एक्सियल पर, इक्वेटर पर एस परसेंटेज होते हैं वो इक्वेटर पर ज़्यादा होते हैं, यह याद रखना। एक्सियल पर कौन होता है, DZ होता है और DZ स्क्वायर होता है, यानी कि DZ स्क्वायर में एक्सियल पर होते हैं तो परसेंटेज ऑफ एक्स करेक्टर होंगे वो इनमें कम होंगे और इसमें होंगे ज़्यादा। याद रखने की बात है, बहुत ही ज़्यादा शानदार इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखो, ये P है, ये Cl ये F और ये F, X Y और Z। बॉन्ड लेंथ बतानी है, Cl सबसे बड़ा है तो X की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब F Y और Z में दोनों के एटम सेम है तो इक्वेटर पर S करेक्टर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो S करेक्टर ज़्यादा होने पर जो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि इक्वेटर पर कौन है, Y है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हो जाएगी, इक्वेटर पर X करेक्टर ज़्यादा, इक्वेटर कौन है, ये हो गया इक्वेटर पर, तो ये जगह बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा YZ। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, याद रखने की बात है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट है, बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के या फिर बॉन्ड ऑर्डर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है थर्मल स्टेबिलिटी के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक स्ट्रेंथ से, या एसिडिक नेचर पूछ सकते हो, या एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बहुत ही शानदार है, इसको ड्रैगोज रूल बोला जाता है। इसमें और भी चीज़ें होती है लेकिन आप ये याद रखो ड्रैगोज रूल क्या चीज़ है, तो वो केमिकल बॉन्डिंग में आता है, बस इतना याद रखो। एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, ये NH3 हो गया, PH3 ASH3 एंड SbH3, यह हाइब्रिडेशन होता है sp3। इन तीनों में नो हाइब्रिडेशन, कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होता है, याद रखने की बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और परसेंटेज ऑफ एक्स करेक्टर देखा जाए तो क्या होगा,
ऊपर से नीचे जाने पर परसेंटेज ऑफ एक्स करेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों? नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो सबसे कम एस परसेंटेज रखना चाहेगा। तो ऐसा मैंने दे रखा है, देख रखा है पहले ही, तो ये ऑर्डर हो जाएगा अगर पूछा जाए तो। ठीक है, बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर भी ऐसे ही इंक्रीज होगा। परसेंटेज ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर है, ये भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो ड्रैगोज रूल बताया था, ड्रैगोज रूल होता है, ये नाइट्रोजन की फैमिली के लिए लागू होता है। नाइट्रोजन की फैमिली जो भाई एग्जांपल लिया था NH3 का, PH3 का, इनमें ये लागू होता है। वैसे ये सेम कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन की फैमिली में भी लागू होता है, लेकिन ड्रैगोज रूल दिया किसके लिए गया है? नाइट्रोजन की फैमिली के लिए दिया गया था। अब देखते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या बनता है? ये पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग भी दो प्रकार की होती है। पहली केस है, मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, सिलिकॉन एफ, ये एफ, ये हो गया एफ और ये हो गया एफ। लोन पेयर किसके पास है? ये एफ के पास यहाँ पर लोन पेयर है और वैकेंट यहाँ पर खाली है, एस आई के पास खाली है। तो देगा कौन है? ये देगा, ये देगा इस केस में, यानी कि सराउंडिंग एटम दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हमें भी पता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होगा इस केस में नो चेंज होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नो चेंज, तो बॉन्ड एंगल भी नो चेंज। दूसरा कंडीशन क्या है? ये देखो, सेकंड कंडीशन है, इसमें मान लो सेंट्रल एटम दे रहा है लोन पेयर, ये नाइट्रोजन मान लो, यहाँ पर क्लोरीन 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 मान लो। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये इसको दे रहा है। तब क्या होगा? तब हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो चेंज होगा। इस केस में क्या बन जाएगा? पहले क्या था? sp3 था, अब क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, ये पार्शियल बॉन्ड बनेगी, पार्शियल बॉन्ड, ये पार्शियल बॉन्ड, ये Cl, ये Cl, ये Cl, इस टाइप से बनेगा। तो sp2 हो जाएगा। बाकी वाले हमें भी पता है, ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड ऑर्डर पूछ लो, ये क्या क्या बढ़ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आ गए हैं, पहले क्या थे? सिंगल बॉन्ड। ये हमें पता है ऑर्डर की बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। और बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाएगी? जस्ट इसकी हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसके बाद डबल बॉन्ड मजबूत है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड मजबूत होता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, याद रखो। क्वेश्चन लो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक CHF3 है और CHCl3, इसमें एसिडिक नेचर बोला जाए कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा या फिर कौन अच्छा प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर अच्छा कौन है। तो हमें देखो, हाइड्रोजन निकालो यहाँ से, तो CF माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन निकालो, CCl3 माइनस हो जाएगा। क्लोरीन के पास वैकेंट D है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये अपना जो लोन पेयर होगा वो इसको दे देगा, जबकि फ्लोरीन के पास D ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अनस्टेबल रहेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी? ये ऑर्डर हो जाएगा। प्रोटॉन डोनर का भी यही ऑर्डर हो जाएगा। आगे है पजांस रूल। ये पोलराइजेशन के बारे में बात करता है। ये मान लो पोलराइजेशन करेक्टर है, ये हो गया चार्ज ऑन केटायन, ये हो गया साइज ऑफ केटायन। तो केटायन की साइज ज़्यादा होगी तो पोलराइजेशन क्या होगा? कम होगा। और केटायन पर चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। केटायन पर चार्ज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा देगा, यानी कि
कोई भी कुछ भी मान लो एग्जांपल के लिए Al प्लस है और Al प्लस 3 है, छोटा कौन है? ये Al प्लस 3 वाला छोटा है, तो पोलराइजेशन कौन ज़्यादा करेगा? Al प्लस 3 ज़्यादा करेगा। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो जो कोवेलेंट है, कोवेलेंट नेचर वो ज़्यादा होगी, कोवेलेंट नेचर होगी वो ज़्यादा होगी। अब फजान रूल का जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी में आता है कौन कौन ये यूज होता है। आयनिक करैक्टर देखा जाता है। आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी के। ये फजान रूल बोलता है कि आयनिक करैक्टर होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, और जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेटिस एनर्जी के, यानी कि जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी वो थर्मली स्टेबल होगा ज़्यादा और उसमें उतने ही आयनिक करैक्टर होंगे ज़्यादा। ये फजान रूल है। और ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक करैक्टर इंक्रीज होता है। आयनिक करैक्टर इंक्रीज होने की वजह से थर्मली स्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसे Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3। तो इसमें जो आयनिक करैक्टर होगा या थर्मली स्टेबल कौन सबसे ज़्यादा होगा? ये ऐसे ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिथियम सबसे छोटा है और रुबिडियम है, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक करैक्टर इंक्रीज होता है। आयनिक करैक्टर इंक्रीज होने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और ऊपर से नीचे जाने पर कोवेलेंट नेचर है वो कम होता है। ये फजान रूल का एप्लीकेशन है। और जो लेटेस्ट एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है, देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R होता है। ठीक है, यानी कि साइज़ बढ़ने पर लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। लेटेस्ट एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो आयनिक करैक्टर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एग्जांपल देख लो, Li2O और CS2O। तो ऊपर से साइज़ किसकी बढ़ रही है? लिथियम है, छोटा होता है CS से, CS की साइज़ बढ़ रही है। साइज़ बढ़ने पर लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी। लेटेस्ट एनर्जी कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी कम तो आयनिक करैक्टर कम हो जाएंगे। आयनिक करैक्टर कम तो कोवेलेंट करैक्टर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ज़्यादा। आगे है MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें दो डायग्राम बनते हैं, एक तो नाइट्रोजन तक और फिर होता है नाइट्रोजन के अबोव तक। ठीक है, ये अप टू नाइट्रोजन हो गया, अप टू नाइट्रोजन है। अप टू नाइट्रोजन में करैक्टर जो बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, फिर नीचे। ये 1s का हो गया। फिर एक और ये सेम ऐसे ही बनता है यहाँ पर। और सबसे जो ऊपर वाला होता है वो कैसे बनता है, मैं यहाँ बना देता हूँ। वो ऐसे बनता है, ये 3 का, ये P का होता है। और नीचे 2 बनेंगे, ऊपर 1 बनेगा। यहाँ पर नीचे 2 बनेंगे, ऊपर 1 बनेगा। ये हो गया अप टू P तक। और P के बाद वाला अगर पूछा जाए, यानी कि ऑक्सीजन का, तो ये चेंज हो जाएगा। ये P का ही बना रहा हूँ, नीचे वाला तो सेम ही होगा। यहाँ पर 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएंगे, उल्टा हो जाता है। बस ये याद रखना है कि ये बस उल्टा हो जाता है, बाकी ऊपर वाला तो सेम ही रहता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं N2 का। S वाले तो सेम ही होंगे, ये P वाले लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बनता कैसे है? नीचे 2 होंगे और ऊपर 1 होगा, नीचे 2 होंगे, ऊपर 1 होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब होगी पेयरिंग, ये हो गया। अब हायर स्टेट में जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 और 3 6 हो गए, 6 भर दिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो फॉर्मूला होता है ये NB-NA, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में ये एंटी बॉन्डिंग होता है 0 है बटा 2, कितने हो जाएंगे? 3।
तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। सारे कितने हैं? पेयर्ड है। ऑल पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ऑल पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है, यानी कि कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं है इसमें क्योंकि सारे पेयर्ड है। एक होता है होमो लूमो ट्रांजिशन। होमो लूमो ट्रांजिशन क्या होती है? होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इन होमो लूमो ट्रांजिशन की वजह से F2 Cl2 Br2 और I2 ये सब डायमैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक होते हैं यानी कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कलरलेस होने चाहिए थी, जबकि ये कलर होता है इसका पेल येलो, इसका पेल येलो, और इसका कलर होता है हल्का ग्रीनिश येलो होता है, और इसका होता है रेडिश ब्राउन यानी कि हल्का लाल और भूरा होता है, और इसका होता है वॉयलेट। क्यों होता है? होमो लूमो ट्रांजिशन की वजह से होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एमओटी में भी एक नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट आता है और एक आता है ऑर्बिटल का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं नोडल प्लेन कौन होता है? जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जीरो होते हैं, इलेक्ट्रॉन परसेंटेज या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जीरो, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्बिटल और नोडल प्लेन। ये सेम कॉन्सेप्ट इस एमओटी में भी आता है। एक होता है जी रेड, ठीक है, एक होता है अनजी रेड। ठीक है, इसको स्मॉल जी से। ठीक है, तो इसमें जो जी रेड कौन होता है? जिसमें अपोजिट साइन है ना, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। जैसे मान लो तो ये कोई डी ऑर्बिटल है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, और ये मान लो ये माइनस, ये प्लस, और ये हो गया प्लस। ये अपोजिट सेम साइन है ना, सेम साइन है, अपोजिट में है, तो ये जी रेड हो गया। और इसमें क्या होता है? जो नोडल प्लेन की संख्या होती है या तो 0 होती है या 2 होती है, यानी कि इवन होती है। और अनजी रेड में क्या होता है? और अनजी रेड में मान लो ये लूप है, ये लूप है, ये प्लस है, ये माइनस है, ओपोजिट जो साइन है वो ओपोजिट है, ओपोजिट साइन ओपोजिट है, तो अनजी रेड होता है। और इसमें नोडल प्लेन की जो संख्या होती है वो ओड होती है, 1 आएगा, 3 आएगा, ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इम्पोर्टेंट है। जी रेड क्या है, अनजी रेड क्या है। एमओटी में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद आती है एओ की, और फिर आती है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट की। तो एनर्जी लेवल ये हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल ये है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। एग्जांपल्स देखो, N2 एंड O2, इसमें सारे के सारे BMO होते हैं और इसमें ABMO है। तो एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहाँ से? यहाँ से N2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और F2 और F में ये AO है, यहाँ पर ABMO होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से मुश्किल? इससे। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें N2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसमें F की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। आगे देखो डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, HF, HCl, HBr और HI, किसका ज़्यादा होगा? ऑर्डर ये होगा।
जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, उसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर और डाइपोल मोमेंट सेम होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट में। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स, OF2 एंड H2O में डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? H2O का ज़्यादा होगा। स्ट्रक्चर बनाओगे तो AF ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है डाइपोल मोमेंट की, मोर नेगेटिव की तरफ होती है एरो का निशान, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी इधर है, लोन पेयर है ऑक्सीजन का इधर, तो ये एक इधर जा रहा है, बाकी वाला इधर खींच रहे हैं, तो इसका कम हो जाएगा। इसमें ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जाएगा H2O का ज़्यादा हो जाएगा। और एग्जांपल देखो, NH3 और NF3, इसमें भी सेम केस है, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। एक एक्सेप्शन है, वो याद रखने की बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I, इनमें ऑर्डर होता है ये। क्लोरीन का ज़्यादा होता है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके मध्य होता है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता है और दूसरी तरफ FON, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो अगर ज़्यादा है, मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है अगर डिफरेंस ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल देखो, ये हो गया HF के बीच में, HO के बीच में और HN के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखो। अब ये देखो, ये मान लो फ्लोरीन है, इसके मध्य नॉर्मल बॉन्ड है, फिर ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, ये नॉर्मल हाइड्रोजन है, और ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया फ्लोरीन के मध्य, ठीक है। फिर है नाइट्रोजन लो, ये नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है फ्लोरीन के मध्य। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? ये देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। इसके बाद ऑक्सीजन होता है, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा? इस पर, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो देखो, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये आएगा, तो ऑर्डर ये होगा। क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो इस पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेल पॉजिटिव आएगा, यानी कि, तो फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी कि चार्ज का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। एक और केस आता है, जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया इनके बीच में, F, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के बीच में, ये F, हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया। ये दोनों आइटम तो सब में कॉमन है, कॉमन होने की वजह से यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो सब में बराबर होगा, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बराबर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है। तो देगा कौन? इजीली कौन दे सकता है? जो कम नेगेटिव होगा तो ये इसको दे देगा,
तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर ये हो जाएगा। अभी जो इससे पहले बताया था और इसमें फ़र्क है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा ये। यहाँ पर हम साइज से देख रहे हैं, उससे पहले वाले एग्जाम्पल से हमने चार्ज से देखा था, पर यहाँ पर हम साइज से देख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक होता है क्लोरल हाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला ये होता है, इस स्ट्रक्चर देख लो कैसे होता है। ये कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये Cl, ये Cl, ये Cl, और ये हाइड्रोजन। अब ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में। तो इसकी वजह से ये क्लोरल हाइड्रेट होता है, ये स्टेबल होता है। स्टेबल होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि क्लोरल हाइड्रेट अनस्टेबल होता है, नहीं, स्टेबल होता है। कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो रीजन हमेशा पूछा जाएगा किसकी वजह से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल होता है। MOT से अगर निकालो तो CN- और NO+, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सेम है। कितना है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। MOT से निकाल सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट याद रखो, एग्जाम्पल नहीं। और कुछ चीज़ें देखो, डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल करने में काम आएगा। फजान रूल के हिसाब से, जो फजान रूल होता है, फाइन भी बोला जाता है, फजान रूल के हिसाब से जो आयनिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन की साइज, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केटायन की साइज। इम्पोर्टेंट है ये। और जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर में, और फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर में ये रिपल्सन होता है। ये कुछ एंगल्स वगैरह है, देखो लीनियर होता है, इसमें 180 डिग्री का होता है लीनियर का। ये लीनियर के एग्जांपल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप निकाल दोगे। ट्राइगोनल में, प्लेनर में होती है 120 डिग्री का एंगल बनता है। टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री का होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 90 डिग्री और 120 के होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री भी होता है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल होता है, इसमें बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं, और ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, और शेप होती है बेंट। इसका एग्जांपल हो जाएंगे ये। जिसमें लोन पेयर होता है वो बेंट बनता है, जिसमें लोन पेयर नहीं होता है तो वो ट्राइगोनल बन जाता है, ठीक है, बेंट नहीं होता है। और टेट्राहेड्रल होता है, इसमें ये चीज़ होती है और लोन पेयर है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है, एग्जाम्पल हो जाएगा ये। टेट्राहेड्रल है, ये भी बेंट बनता है, क्योंकि 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो ये बेंट बन जाएगा। लेकिन होगा हाइब्रिडाइजेशन तो हमेशा sp3 होगा, लेकिन बेंट स्ट्रक्चर होगा, एग्जाम्पल H2O हो गया। ये चीज़ें और है, देख लो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, सी स्ट्रक्चर बनता है अगर एक लोन पेयर हो और 4 एलिमेंट जुड़े हुए। एग्जाम्पल हो गया SF4। ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है, 2 लोन पेयर बनता है, टी शेप का बनता है, ClF6 ClF3 एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में 1 लोन पेयर होता है और 5 एलिमेंट होते हैं, तब स्क्वायर पिरामिड बनता है, एग्जाम्पल ये रहा। और एक ये देखो ऑक्टाहेड्रल है, अगर 2 लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर बन जाता है, ये इस टाइप से स्क्वायर बनेगा, एग्जाम्पल हो गया XeF4। ये कुछ सेलियन फीचर्स है, ये NCERT में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन से। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। पहला फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। दूसरा फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है,
तीसरा फैक्ट है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। एक ये चीज़ देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक्सियल और साइड वाइज ओवरलैपिंग में होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तब सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ सब में देखो सिग्मा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ सब में पाई आ रहा है। और स्टार किन के लिए लगता है? जो एंटी बॉन्डिंग में होता है उनके लिए स्टार होता है। ये भी एंटी बॉन्डिंग में स्टार है, ये भी एंटी बॉन्डिंग में स्टार है, सब में देख लो स्टार है एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। और चीज़ें देखो, एक्सियल है, एक्सियल किन के बीच में होता है? एस एस, एस पी और बी पी के बीच में, ठीक है। और साइड वाइज पी पी, पी डी और डी डी के बीच में, ठीक है। ये नोडल प्लेन होते हैं। नोडल प्लेन दो होते हैं, जीरेड और अनजीरेड होता है, हमने देखा था। जीरेड के लिए क्या होता है? 0 2 यानी कि इवन आता है, तो ये 0 है यानी कि ये जीरेड है, ये भी 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 जीरेड है। अनजीरेड कौन हो जाएंगे? ये ओड वाले 1 3 5 ऐसे वाले होते हैं अनजीरेड, तो ये भी अनजीरेड, ये भी अनजीरेड, यानी एंटी बॉन्डिंग। एक्सियल में तो एंटी बॉन्डिंग वाले अनजीरेड हो जाएंगे, और साइड वाइज में ये बॉन्डिंग वाले अनजीरेड होंगे। ये देखो, करना कुछ नहीं है, 0 1 0 1 0 1 लिखना है, और इसमें 1 2 1 2 1 2 ऐसे लिखना है, तो याद हो जाएगा। बाकी ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं है, बहुत ही सिंपल है चीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो ये इसको ध्यान रखो, बनाना आना चाहिए, बस माइंड में होना चाहिए होता कैसे है। 0 1 0 1 ऐसे लिखना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग से, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।